हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर, और एक यूनिट खत्म हो गई है। दूसरी यूनिट में जो विदेशी व्यापार नाम का चैप्टर है उससे संबंधित ये आखिरी वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी आयात से संबंधित मुख्य प्रलेखों के बारे में। बहुत सारे प्रलेखों के बारे में हमने समझा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्यात से संबंधित मुख्य प्रलेखों के बारे में। ठीक है ना, प्रलेख कह लीजिए, डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, ठीक है, रसीदें कह लीजिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मुख्य उन पर आज हम चर्चा करेंगे, मुख्य प्रलेखों पर। इन प्रलेखों के बारे में जानना आवश्यक है और इसी कारण जो विदेशी व्यापार की प्रक्रिया है वो जटिल समझी जाती है। खैर, चलिए, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ दिया हुआ है बंधक पत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, बंधक पत्र यानी कि बंधक बनाने का कुछ हक से संबंधित है। समझते हैं जरा। देखिए, मान लीजिए भाई ये हमारा इंपोर्टर है जो गुड्स को इंपोर्ट करेगा, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं हम आयातक है ये हमारा, और ये हमारा एक्सपोर्टर है, ये गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि ये हमारा निर्यातक हो गया। अब आपको पता है कि जो ये निर्यातक है ये इंपोर्टर को क्या करेगा? माल भेजेगा, और जो आयातक है वो एक्सपोर्टर को क्या भेजेगा? भुगतान करेगा, और तभी करेगा जब माल की प्राप्ति उसे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, माल पहुंचने के बाद इसे कायदे में भुगतान मिलना होता है, लेकिन तो कई बार निर्यातक क्या चाहता है कि जब उसने माल भेजा, यानी कि इसी स्टेप पे जब उसने माल भेजा तभी उसको क्या मिल जाए? भुगतान मिल जाए, इसी लेवल पे मिल जाए, यानी कि उसे वेट ना करना पड़े। हो सकता है कई बार उसे पैसे की आवश्यकता है या इतना सुविधाजनक इसके लिए है, तो उसके लिए एक लेटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या कहेंगे? लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन या बंधक पत्र। अब कहाँ से, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, होता क्या है, इसका कोई ना कोई बैंक हो, ठीक, और ये एक्सपोर्ट के बिजनेस में लंबे समय से है, तो ये जो बैंक है अच्छी तरीके से इससे परिचित है। ठीक, तो ये बैंक को क्या बोलता है कि भाई हम एक क्या करेंगे, एक बिल लिख देते हैं, ठीक है, इस पर्सन के नाम का, ठीक, और इसका पेमेंट जैसे ही माल पहुंचेगा ये आपको कर देगा। ठीक है, और आप मुझे क्या कर दीजिए? इसको डिस्काउंट करने के बाद भुगतान कर दीजिए। अब देखो, बैंक को केवल रिस्क है, इसके अलावा बैंक की तो कमाई है। जो डिस्काउंट करेगा बैंक, यानी कि जो बट्टे पे भुनाएगा, वो इसकी इनकम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के पेमेंट हुआ था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और बैंक डिस्काउंट कर रहा है 10% पे, तो बैंक ने काट लिया 10,000 रुपये। बैंक इसको कितना देगा? 90,000, और इस पार्टी से बैंक कितना वसूलेगा? पूरा 1 लाख। तो बैंक की 10,000 कमाई हो गई, लेकिन रिस्क है। हर किसी व्यक्ति को सुविधा बैंक नहीं देगा, क्योंकि दूरी का मामला है, तो विदेशी व्यापार की बात है, देशी की भी बात नहीं है। ठीक है, तो वो तभी चल पाएगा। खैर, तो बैंक राजी हो जाता है कि भाई ठीक है, आप बिल लिख दीजिए। अब साथ ही साथ ये जो हमारा निर्यातक है, बैंक को ये भी कहेगा, क्योंकि बैंक का रिस्क है, बोला कि भाई कल को इसने पेमेंट नहीं दिया मुझे, तो बोले ठीक है, आपका अगर पेमेंट नहीं मिलता है, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, अप्रतिष्ठित हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? माल को बेच दीजिए, जो भी पैसा आपको मिले, ठीक है, जो आपको कमीशन वगैरह लेना हो मुझसे चार्ज कर लीजिएगा। तो इस तरह की गारंटी ये दे देता है। ठीक है, तो इस शर्त पे अब ये गारंटी देनी होती है किसको? निर्यातक को। ठीक, कि भाई आपको मैं अधिकार दे रहा हूं, पहली बात तो, कि आप जो माल में भेज रहा हूं उसको उस व्यक्ति को तभी दें जब आपको भुगतान मिल जाए। माल की सुपुर्दगी आप केवल तब दें जब आपको भुगतान मिल जाए, और भुगतान नहीं मिलता है तो आपको अधिकार है, आप माल को बेच दीजिए, कमीशन वगैरह काटिए, ठीक है, और रखिए अपना पैसा, कमीशन वगैरह मुझसे चार्ज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो लेटर तैयार किया जाता है उसी को कहते हैं हम बंधक पत्र। कौन देगा इसको? निर्यातक भरेगा। किसके फेवर में भरेगा? उस बैंक के फेवर में भरेगा जिससे वो पैसा भुना रहा है, और यही बैंक पैसा वसूलेगा अपनी ब्रांच के माध्यम से। किससे? आयातक से। ठीक है ना, पढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। यदि निर्यातकर्ता यह चाहता है कि माल भेजने के साथ ही बिल का भुगतान हो जाए, तो ऐसी दशा में वह अपने देश के किसी विनिमय बैंक
से बिल को भुनाकर रुपया प्राप्त कर सकता है, किंतु ऐसी परिस्थिति में उसे बैंक को इस आशय का अधिकार देते हुए एक पत्र लिखकर देना होगा कि यदि संबंधित बिल अप्रतिष्ठित हो जाए यानी कि डिसऑनर हो जाए तो बैंक भेजे गए माल को अपने कब्जे में ले सकता है और बेच भी सकता है। साथ ही जहाजी प्रलेख भी देने होते हैं। ऐसे पत्र को बंधक पत्र कहते हैं। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे सपोर्टिव, ठीक है। यदि निर्यातकर्ता बराबर निर्यात करता रहता है और उसे बैंक से रुपया लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है तो ऐसी दशा में वह समस्त भावी सौदों के लिए एक सामान्य बंधक पत्र देता है। बंधक पत्र का एक काल्पनिक नमूना नीचे दिया गया, ठीक है। एक नमूना दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, जगह का नाम लिख दिया, दिनांक लिख दिया, ये बैंक के लिए लिख रहे हैं, बैंक के फेवर में, ठीक है। उसके बाद ये पूरी डिटेल दे रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा ऐसा पैसा है, एक दर्शनी बिल यानी कि बिल ऑफ साइट जिसे हम कहते हैं वो हम इसके साथ लगा के भेज रहे हैं। किसके नाम का? ये साहब मफतलाल के नाम का, इस सामान से संबंधित है वो, ठीक है ना। ये बिल्टी की इन्होंने जानकारी दे दी और सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि बिल अप्रतिष्ठित हो जाता है तो आपको अधिकार होगा कि आप उक्त माल को हमारी ओर से हमारे लावानी पर बिकवा दें और जो भी व्यय कमीशन अन्य व्यय हो वह हमसे चार्ज करें। साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने अपने साइन भी करके दिए, ठीक। तो ये क्या कहलाता है आपका लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन या बंधक पत्र। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रलेख है वो क्या है? जहाजी किराए का अनुबंध, ठीक। अब देखिए फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पे हम ये हमारा इंपोर्टर है और ये हमारा एक्सपोर्टर है, ठीक है। अब जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या करने वाला है भाई? वो माल भिजवाएगा। यहाँ पे बीच में समुद्र है, समुद्र में किसके माध्यम से माल भिजवाएगा? शिप से भिजवाएगा, ठीक। अभी जो शिप है इसके साथ ये जो एक्सपोर्टर है इसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हिंदी में बोले तो अनुबंध करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी कुछ नियम शर्तें होंगी, ठीक। तो उससे संबंधित ये इसमें कुछ प्रपत्र हैं, जैसे कि चार्टर पार्टी दिया हुआ है, भी उस पर हम चर्चा करेंगे, इससे संबंधित है, ठीक है ना। जहाजी किराए का अनुबंध, भाई सीधी सी बात है, ये एक्सपोर्टर का शिप तो है नहीं, इसको कोई और कंपनी डील कर रही है, ठीक है। तो ये अपना माल यहाँ भिजवा रहा है तो ये कंपनी जो है इससे क्या चार्ज करेगी? इससे चार्ज करेगी इसका किराया। भाई माल जो आप भिजवा रहे हैं इसका किराया हमें दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका माल सुरक्षित रूप से पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो उससे संबंधित इनको अग्रीमेंट करना पड़ेगा और कुछ प्रपत्र होंगे जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दो प्रकार के अनुबंध यहाँ पे दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है नवभाटक पत्र और दूसरा दिया है जहाजी बिल्टी। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे जहाजी बिल्टी है, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं नवभाटक पत्र के बारे में। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं चार्टर पार्टी, शॉर्ट में बोले तो सीपी कह देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है? ये होता है कि ये जो शिप है, जनरली शिप बहुत बड़ा होता है और ये एक से ज्यादा एक्सपोर्टर का माल ले जा सकता है, यानी कई एक्सपोर्टर का माल एक साथ ले जा सकता है, अलग अलग पोर्ट पे वो उतार देगा, ठीक है। लेकिन कई बार एक्सपोर्टर का माल क्या है? ज्यादा है, माल क्या है? ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा शिप बुक करना पड़ेगा। तो अगर पूरा शिप बुक करना है तो फिर आपको जो प्रपत्र भरना पड़ेगा वो क्या होगा? नवभाटक पत्र, जिसे कहते हैं हम चार्टर पार्टी। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। नवभाटक पत्र से अभिप्राय ऐसे पत्र से है जिसके द्वारा संपूर्ण जहाज को किराए पर लिया जाता है। इस प्रकार का अनुबंध उस दशा में होता है जबकि माल काफी मात्रा में भेजा जाता हो और पूरे जहाज को ले जाने में सुविधा और किफायत हो। नवभाटक पत्र या तो पूरे जहाज के किराए के लिए होता है अथवा इसके एक भाग के लिए होता है। यदि वह एक विशेष यात्रा के लिए है तो उसे यात्रा अनुबंध पत्र यानी कि वॉयज चार्टर, और यदि किसी विशेष समयावधि के लिए है तो उसे समयावधि अनुबंध पत्र यानी कि टाइम चार्टर। यानी कि ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका वॉयज चार्टर और दूसरा हो सकता है आपका टाइम चार्टर। वॉयज चार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? यात्रा अनुबंध पत्र, ठीक है। ये किससे संबंधित है? अगर किसी विशेष यात्रा के लिए आप कर रहे हैं और किसी विशेष समय के लिए कर रहे हैं तो ये समय अवधि हो जाएगा, समय अवधि अनुबंध पत्र, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका।
ठीक, और पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ, कुछ मुख्य बातें लिखी हैं। देखिए 3 बातें लिखी जाती हैं इसमें। एक तो उन बंदरगाहों के नाम जिनके बीच जहाज का आवागमन होगा। आवागमन होगा यानी कि एक यहाँ से इस पॉइंट से चल के एक इसका नाम आ गया और एक इसका नाम हो गया। बीच में अगर सामान कहीं और भी छोड़ना है तो उसका भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो उनके नाम आ जाएंगे। दूसरी बात है माल का स्पष्ट विवरण। ठीक, जो भी आपका माल है उसकी क्लियर डिटेल, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाजी किराए की रकम, ये तो इम्पोर्टेंट बात है कि कितना किराया चार्ज होगा। 3 मुख्य बातें होंगी। इन प्रमुख बातों के अतिरिक्त इस पत्र में कुछ अन्य बातें भी होती हैं, जैसे किराए के भुगतान का ढंग, माल उतारने चढ़ाने के लिए निर्धारित समय आदि। स्मरण रहे कि चार्टर पार्टी के साथ भी जहाजी बिल्टी होती है, किंतु ये केवल माल की प्राप्ति की रसीद के रूप में कार्य करती है। यानी इसके साथ भी जो हम अगला डॉक्यूमेंट हम पढ़ेंगे जहाजी बिल्टी, वो भी जाएगी। बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं इसे अंग्रेजी में, वो इसके साथ जाएगी, माल की रसीद के रूप में काम करेगी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं जो हमारा बिल ऑफ लीडिंग है। अगर हमें वही कौन सी कंडीशन है, अगर हम पूरा शिप बुक नहीं कर रहे हैं, हमें केवल अपना सामान भिजवाना है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, केवल बिल ऑफ लीडिंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जहाजी बिल्टी। ठीक है ना, इसको समझते हैं जरा, जहाजी बिल्टी। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, यदि माल की मात्रा अधिक नहीं है तो उसे साधारण रूप से जहाज द्वारा आकार प्रकार के अनुसार किराया देकर भेजा जाएगा। किसी दशा में जहाजी किराए का अनुबंध होता है, उसे जहाजी बिल्टी कहते हैं। इसे माल का अधिकार पत्र यानी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कह सकते हैं, यानी कि माल का अधिकार होता है। ये इस बात का सबूत है कि ये आपका माल है और इस शिप के थ्रू जा रहा है। ठीक है ना, यानी किसका माल है, निर्यातक का माल है। अब ये 2 प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है वाहक और दूसरी होती है आदिष्ट। वाहक का मतलब क्या है कि भाई जाहिर सी बात है जहाजी बिल्टी में उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा जिसको माल, ये जो कंपनी है हमारी शिपिंग कंपनी, ये माल उतारेगी और इस इंपोर्टर को क्या करेगी, सुपुर्द करेगी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम होगा। ठीक, तो अगर नाम उस व्यक्ति का लिखा है, ठीक है, और उसी व्यक्ति को भुगतान करना है, उसके आदेश अनुसार किसी को करना है, तो जो बिल्टी लिखी जाती है वो लिखी जाती है आदिष्ट वाली। ठीक है, और वो किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है, तो क्या हो जाएगा, वाहक बिल्टी। देखिए जरा समझते हैं वाहक बिल्टी के बारे में, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे इसको बेरर बिल्टी। ऐसी बिल्टी जिसे कोई भी व्यक्ति अभिष्ट बंदरगाह पर उपस्थित करके माल की सुपुर्दगी ले सकता है। ठीक है, और आदिष्ट बिल्टी क्या है का तात्पर्य उस बिल्टी से है जिसमें जिस व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख है, उसी को अथवा उसके आदेश अनुसार व्यक्ति को बिल्टी उपस्थित करने पर माल की सुपुर्दगी मिल सकेगी। वाहक बिल्टी का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी देकर हो सकता है, लेकिन आदिष्ट बिल्टी का हस्तांतरण करने के लिए सुपुर्दगी के साथ बेचान की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि आपको उसको एंडोर्स करना पड़ेगा। आपको मतलब ये जो इंपोर्टर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसके नाम पे ये बिल्टी थी, ठीक है, और कौन सी वाली है, मान लेते हैं कि आदिष्ट वाली है, तो ये क्या करेगा, एंडोर्स करेगा उसको, किसी व्यक्ति को भेजेगा भी, मैं जो है इस व्यक्ति को भेज रहा हूँ इसके नाम का। ठीक है, अब ये इसके नाम का हो गया, आप इसको दे दीजिए। ठीक, और वाहक वाली में क्या होगा, कोई भी लेके चला जाएगा, उसको मिल जाएगी, उसमें वो नाम नहीं देखेंगे। ठीक है ना, बस ये देखेंगे यहाँ रसीद होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जहाजी बिल्टी है, ये कैसी होती है, तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता है। प्राय जहाजी कंपनियां अपने विशेष नामों वाले फॉर्म छपवा लिया करती हैं, क्योंकि सभी के फॉर्मों में दिए जाने वाली बातें समान हुआ करती हैं। जहाजी बिल्टी में निम्न बातें देनी होती हैं, क्या क्या, भेजने वाले का नाम है पता, जाहिर सी बात है, माल लादने का स्थान कहाँ से लादा गया ये भी होगा, माल लादने की तिथि कब लादा गया। देखिए जरूरी है कि माल यहाँ से आज लोड किया और कुछ घंटों में पहुंच जाए, कई दिनों में पहुंचता है, कई बार कई महीनों में पहुंचता है। मान लीजिए रास्ते में समुद्री तूफान आ गया, ठीक है ना, तो उनको रुकना पड़ रहा है, स्टे करना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें होती हैं, तो तिथि होती है, इसीलिए देरी भी हो जाती है कई बार। अभिष्ट बंदरगाह का नाम, जहाँ भेजा जा रहा है उस बंदरगाह का नाम, जहाज और उसके कप्तान का नाम, कौन से जहाज में जा रहा है, ठीक है ना, कौन कप्तान ले जा रहा है, माल का विवरण और उसकी किस्म, ये सारी डिटेल, जहाजी किराए की रकम, ये सारी डिटेल इसके अंदर होती है। फॉर्म की पीठ पर वह सभी शर्तें छपी होती हैं जिन पर जहाजी कंपनी माल को परिवहन के लिए स्वीकार करती है। अब देखिए ये जो हमारी शिपिंग कंपनी है भाई, ये भी बिजनेस कर रही है, तो इसका भी नुकसान फायदा सारी चीजें हैं, तो कोई विवाद कल को प्रस्तुत इनके सामने ना हो, इसलिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ये लिख देते हैं।
यदि प्रत्येक द्वारा इन शर्तों के पालन में किसी प्रकार की त्रुटि की जाए तो या तो कंपनी उसके माल को ले जाना अस्वीकार कर देगी या प्रेषक के दायित्व पर ही ले जाएगी। जहाजी बिल्टी का छपा छपाया फॉर्म जहाजी कंपनी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसे 3 प्रतियों में तैयार किया था, याद रखिएगा 3 प्रति में बनती है क्या हमारी ये जहाजी बिल्टी। ठीक है, 2 प्रतियां अलग अलग डाक से माल पाने वाले के पास भेज दी जाती हैं और 1 प्रति कंपनी के पास ही रह जाती है। प्रत्येक प्रति पर कंपनी के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे इसने बिल्टी तैयार करवाई एक्सपोर्टर ने, इसकी जो 2 कॉपी थी वो तो यहाँ भेज दी, 1 कॉपी यहाँ आ गई कंपनी के पास। ठीक है ना, 1 कॉपी शुड बी सबमिटेड हियर। ठीक है, तो ये रहा हमारे किसके बारे में, जहाजी बिल्टी के बारे में। तो आप समझ चुके हैं जहाजी बिल्टी तो ये जो हमारा चार्टर पार्टी है इसके साथ भी देनी होगी, लेकिन चार्टर पार्टी केवल तभी बनेगा जब पूरा शिप आप बुक कर रहे हैं। और ये 2 पर्पज से किया जा सकता है, एक विशेष यात्रा के लिए या फिर विशेष समय अवधि के लिए। ठीक है ना, और अगर ये नहीं करते हैं आप तो फिर जहाजी बिल्टी आप तैयार करवाएंगे, वो तो करवानी है ही दोनों सूरत में। ठीक है ना, चलिए अगले डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और बातें भी हैं, जरा देखिएगा। देखिए इसमें 2 तरह की बिल्टी दी हुई है, एक है क्लीन और दूसरी है फाउल, यानी कि एक है निर्दोष, निर्दोष मतलब इसमें कोई दोष नहीं, और दूसरी क्या हो जाएगी, सदोष। अंग्रेजी में कहेंगे तो निर्दोष यानी कि क्लीन और सदोष यानी कि फाउल। क्या है भाई ये, इसको जरा समझते हैं। अब देखिए जब शिपिंग कंपनी को माल दिया गया, ठीक है, तो उन्होंने माल की जांच की, उसमें अगर उनको कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसको मेंशन कर देते हैं अपनी बिल्टी में, तो कौन सी बिल्टी देंगे, वो सदोष वाली। और कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, निर्दोष वाली। ठीक है, ये है, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि माल का पैकिंग ठीक ढंग से हुआ है और जहाज पर लदाया गया है, माल ठीक दशा में है, तो कंपनी निर्दोष बिल्टी या स्वच्छ बिल्टी जारी करेगी। और यदि माल का पैकिंग ठीक से नहीं हुआ है, कोई बंडल खुला या टूटा हुआ है, तो बिल्टी में इस दोष का उल्लेख किया जाता है और ऐसी बिल्टी को सदोष या दूषित बिल्टी कहा जाता है। यदि प्रेषक प्रतिनिधि दूषित बिल्टी ना लेकर स्वच्छ लेना चाहे तो उसे, अब देखिए उसमें गड़बड़ तो है ही है, उस मोमेंट पे उस गड़बड़ को तो दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि माल आप अपने गोडाउन से यहाँ तक ले आए हैं, किराए का मामला रहता है। ठीक है ना, फिर इतना समय भी नहीं है लोगों के पास, तो उसी वक्त आप क्या भर दें, क्षतिपूर्ति का बॉन्ड भर दें, इसे इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हैं। कि हाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा कि क्लीन वाली बिल्टी मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि देखिए जो शिपिंग कंपनी वो अपना रिस्क नहीं लेने वाली, कल को आप ही कह रहे हैं भाई आपने रास्ते में खोल दिया। ठीक है, तो पहले ही इस बात को मेंशन करके चलते हैं। चलिए, अच्छा एक और सवाल आ जाता है, क्या ये बिल्टी बेचान साध्य है, तो उसका जवाब क्या है कि ये बिल्कुल चेक और प्रोमिसरी नोट और आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह नहीं है, अर्ध विनिमय साध्य। ठीक है, आधा तो है, जैसे भी हमने पढ़ा था बेचान कर सकते हैं, लेकिन सारी कंडीशन से फुलफिल नहीं करता। ठीक, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, कप्तान की रसीद। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, कप्तान, कप्तान यानी कि शिप का कप्तान होगा, शिप को चलाने वाला, वो कैप्टन हो गया। इसको हम कप्तान की रसीद कहते हैं, या इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, मेट्स रिसीट। ठीक है, अब ये क्या होगा भाई, आप एक्सपोर्टर हैं और ये क्या है, शिप है। ठीक, आपने शिप पे क्या कर दिया, माल को लोड करवा दिया, यानी लदवा दिया। ठीक, तो माल लदवाने के बाद जो इसका कैप्टन होगा वो आपको एक रसीद देगा। ठीक, उस रसीद को क्या कहेंगे हम, मेट्स रिसीट या कप्तान की रसीद। ठीक है, पढ़ते जरा इसके बारे में। जहाज में माल लादने पर जहाज के कप्तान द्वारा एक रसीद दी जाती है, जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। इसमें लादे गए बंडलों की संख्या और उनके पैकिंग के संबंध में सूचना दी गई होती है। यह रसीद इस बात का प्रमाण है कि जहाज पर माल लादा जा चुका है या माल प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है ना, कैप्टन द्वारा माल प्राप्त कर लिया गया। देखिए शिपिंग कंपनी जो है वो कंपनी कई सारे शिप ओन करती है और कई सारे शिप के अलग अलग कैप्टन होंगे, वो एक तो शिप ओन कर नहीं रही है, तो उनको भी अपने लिए कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कप्तान इस बात की गारंटी देगा कि भाई मेरे शिप पर मेरी मौजूदगी में ये वाला सामान लद गया है, ये लीजिए सबूत। ओरल बातें चलती नहीं है, लिखित में सब कुछ चलता है, इसलिए ऐसा होता है।
ठीक है। तो कल को ये अगर कंपनी इससे पूछना चाहेगी इस कैप्टन से कि भाई आपने क्या माल लादा था, आपको सबूत है, तो ये क्या दिखा देगा, अपनी मेट रिसीप्ट दिखा देगा, ये देखिए ये बात, ठीक है ना। देखिए अब इसकी कितनी कॉपी बनती है, पढ़ते हैं इसके बारे में। यह रसीद इस बात का प्रमाण है कि जहाज पर माल लादा जा चुका है या माल प्राप्त कर लिया गया है। यदि माल का पैकिंग ठीक नहीं है तो इसकी खराबी का उल्लेख रसीद में कर दिया जाता है। जिस रसीद में ऐसा उल्लेख हो उसे दूषित, वही वाली बात आ गई, फाउल रिसीट हो जाएगी। और जिसमें ठीक ठाक हो रखा है तो कैसी हो जाएगी, क्लीन रिसीट हो जाएगी। यहाँ भी वही दो बातें आ गई। अब इसका प्रोफोर्मा देख लीजिए किस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, दिनांक है, यहाँ पे सारी बाकी डिटेल आ गई, किस जहाज से जा रहा है ये सारी आ गई। लास्ट में देखिए कप्तान का सिग्नेचर आ जाएगा, तो यहाँ बाकी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। ये इसका प्रोफोर्मा हो गया, ठीक। इसकी वैसे मेरी जानकारी में 3 कॉपीज़ बनेगी भाई। एक कॉपी तो किसको दे दी जाएगी, एक्सपोर्टर को दे दी जाएगी, एक कैप्टन अपने पास रखेगा, और एक हो सकता है वो अपनी कंपनी को भेज दे, ठीक है, या उसकी फ़ोटो कॉपी दे दे। 2 ही मेन कॉपी बनाए, ठीक। तो ये रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।